दोस्तों एनएसए अजीत डोभाल और पीएम मोदी ने ड्रैगन के लिए कोई ऐसा साइलेंट डेथ ट्रैप बिछा दिया है जिसकी भनक चाइना के सत्ता के गलियारों तक को भी नहीं लगी। आखिर क्या है वो खौफनाक डबल स्क्वीज थ्योरी जिसका नाम सुनते ही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप लीडर्स पसीना पसीना हो जाते हैं। रातों रात दुनिया के नक्शे और आधिकारिक दस्तावेजों से तिब्बत का नाम क्यों मिटा रहा है चाइना? आखिर शीजांग शब्द के पीछे चाइना का वो कौन सा काला और खौफनाक राज छिपा है जो अब भारत के हाथ लग चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, ताइवान के अंदर अचानक भारतीयों के खिलाफ इतनी नफरत किसने फैलाई? क्या भारत ने गुपचुप तरीके से अपने सभी सरकारी दस्तावेजों से वन चाइना का नाम हमेशा के लिए डिलीट करके शी जिनपिंग की बोलती बंद कर दी है? दक्षिण चीन सागर के अंदर भारत की सिर्फ एक ब्रह्मोस मिसाइल की एंट्री ने कैसे पूरी बाजी पलट दी है? और अगर कल को चाइना ने ताइवान पर हमला किया तो क्या भारत तिब्बत पर अपना सबसे बड़ा कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र चलाएगा? क्या 1962 की हार का पूरा हिसाब किताब मोदी 3.0 की इस नई साइलेंट सर्जिकल स्ट्राइक से पूरा होने वाला है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम भारत और चाइना के बीच में चल रही उस विषाद को डिकोड करेंगे जो हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर के इंडो पैसिफिक के गहरे समंदर और ताइवान के सेमीकंडक्टर हब तक बीत चुकी है। ये कोई आम बॉर्डर विवाद नहीं है, ये एशिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच में ग्लोबल डोमिनेंस की वो जंग है जिसके अंदर अब भारत ने अपनी दशकों पुरानी डिफेंसिव पॉलिसी को उठा करके डस्टबिन में डाल दिया है और एग्रेसिव रियलिज्म का चोला ओढ़ लिया है। दोस्तों, आपने आज तक टीवी डिबेट्स में केवल गलवान और तवांग की बातें सुनी होंगी, लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारत ने बिना एक भी गोली चलाए चाइना की सबसे बड़ी दुखती रग को इतनी जोर से दबा दिया है कि ड्रैगन अब तिलमिला करके प्रोपेगेंडा और डर्टी माइंड गेम के ऊपर उतर आया है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने हाल ही के अंदर चाइना की रातों की नींद उड़ा दी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर अगस्त 2026 के अंदर एक ऐसा सेमिनार होने वाला है जिसकी भनक लगते ही नेपाल में मौजूद चाइनीज राजदूत झांग माओमिंग आधी रात को कांपते हुए नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय के पास में पहुंच गए। ये कोई मिलिट्री एक्सरसाइज या फिर हथियारों की डील नहीं थी, ये इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर तिब्बत स्टडीज का 17वां सेमिनार है जिसके अंदर 40 देशों के रिसर्चर्स, स्कॉलर्स और प्रोफेसर्स हिस्सा लेने वाले हैं। काठमांडू यूनिवर्सिटी और एक बुद्धिस्ट स्टडी सेंटर इसका आयोजन कर रहा है। दोस्तों, आयोजकों ने साफ कहा है कि ये सिर्फ एक एकेडमिक प्रोग्राम है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चाइना के पैरों तले जमीन इससे खिसक चुकी है। चाइनीज राजदूत ने नेपाल सरकार के ऊपर भारी दबाव बनाया है, चेतावनियां दी गई हैं कि नेपाल की धरती पर तिब्बत के निर्वासित नेता यानी कि दलाई लामा के समर्थन में कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों, आप सोचिए, एक तरफ वो चाइना है जो अमेरिका को आंखें दिखाता है, जिसकी इकोनॉमी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर है, जिसके पास में दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, और दूसरी तरफ नेपाल के एक छोटे से कमरे में बैठे कुछ प्रोफेसर्स और स्कॉलर्स हैं। आखिर चाइना इन स्कॉलर्स से इतना क्यों डरता है? दलाई लामा के नाम में ऐसा कौन सा करंट है कि चाइना की पूरी कम्युनिस्ट पार्टी थर थर कांपने लगती है? तो दोस्तों, यहीं से पर्दा उठता है चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी और भारत के सबसे बड़े कूटनीतिक हथियार का। चाइना की पूरी सत्ता और उसका ग्लोबल इमेज वन चाइना पॉलिसी पर टिका हुआ है। चाइना दुनिया को ये विश्वास दिलाता है कि तिब्बत और ताइवान हमेशा से उसके अटूट हिस्से रहे हैं, लेकिन दोस्तों, हकीकत कुछ और है। तिब्बत के ऊपर चाइना ने 1950 के दशक में जबरन सैन्य कब्जा किया था। तिब्बत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, इसे वाटर टावर ऑफ एशिया कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी नदियां, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो, सिंधु हो, मेकांग हो, सब तिब्बत के ग्लेशियर से निकलती हैं। जो तिब्बत को कंट्रोल करता है वो एशिया की पानी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। दोस्तों, ऐतिहासिक रूप से तिब्बत भारत और चाइना के बीच में एक शांतिपूर्ण बफर स्टेट है।
तिब्बत ने इस बफर स्टेट को निगल लिया है ताकि उसकी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी डायरेक्ट भारत के बॉर्डर तक पहुंच सके। लेकिन दोस्तों, चाइना आज तक तिब्बत के लोगों के दिलों पर कब्जा नहीं कर पाया है। तिब्बत के लोग आज भी दलाई लामा को अपना सर्वोच्च नेता मानते हैं, ना कि चाइना के अंदर बैठे शी जिनपिंग को। चाइना जानता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर तिब्बत की स्वतंत्र पहचान की बात उठी तो उसकी सत्ता की वैधता के ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे। नेपाल के अंदर 20,000 से ज्यादा तिब्बती शरणार्थी रहते हैं। जब भी वो अपने धर्म या संस्कृति का पालन करते हैं, चाइना नेपाल सरकार पर दबाव डाल करके उन्हें कुचलने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, अब समीकरण बदल रहे हैं। दोस्तों, काठमांडू के पूर्व मेयर और वर्तमान नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह अब चाइना के इस तानाशाही रवैये के अंदरूनी तौर पर खिलाफ खड़े हो गए हैं। नेपाल के लोग पूछ रहे हैं कि नेपाल एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है और वो चाइना के इशारे पर अपने यहाँ बोलने की आज़ादी को क्यों ख़त्म करे। लेकिन दोस्तों, असली माइंड गेम तो अब शुरू होता है। चाइना की इस तिब्बत वाली घबराहट को भारत ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और दोस्तों, यही कारण है कि चाइना ने दुनिया भर में कार्टोग्राफिक एग्रेशन यानी कि नक्शे और नामों का साइकोलॉजिकल युद्ध शुरू किया है। आपने हाल ही के अंदर नोटिस किया होगा कि चाइना ने अपने सभी ऑफिशियल और इंटरनेशनल दस्तावेजों से तिब्बत शब्द को हमेशा के लिए बैन कर दिया है। अब वो तिब्बत की जगह शीजांग शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। इसके पीछे एक बहुत ही खौफनाक एजेंडा है। तिब्बत शब्द सुनते ही दुनिया को एक स्वतंत्र देश, बौद्ध धर्म, दलाई लामा, मानवाधिकारों का हनन और चाइना का जुल्म याद आता है। ये शब्द सदियों पुराना है और तिब्बत की भाषा के बोर्ड से जुड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों, शीजान शब्द चाइनीज लैंग्वेज के पिन यिन से निकला है, जिसका मतलब होता है पश्चिमी इलाका। चाइना दुनिया की मेमोरी को डिलीट करना चाहता है। वो चाहता है कि आने वाली पीढ़ियां कभी भी तिब्बत शब्द सुने ही नहीं। वो इतिहास को मिटा करके अपनी एक नई झूठी सच्चाई गढ़ना चाहता है। ठीक ऐसा ही खेल वो अरुणाचल प्रदेश के साथ भी खेलता है। वो अरुणाचल प्रदेश को जिननांग या दक्षिण तिब्बत कहता है और वहाँ के पहाड़ों, नदियों और गाँवों के चाइनीज नाम जारी कर देता है। दोस्तों, इस पर हमारे भारत की पहले की जो सरकारें थी वो सिर्फ एक कमजोर सा विरोध दर्ज कराया करती थी। लेकिन अब मोदी सरकार का स्टैंड पूरी तरह से बदल चुका है। अब भारत ने वो किया है जिसने शी जिनपिंग की रातों की नींद उड़ा दी है। भारत ने अपने सभी आधिकारिक दस्तावेजों, जॉइंट स्टेटमेंट्स और डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन से वन चाइना पॉलिसी का नाम हमेशा के लिए डिलीट करना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, साल 2010 के बाद से भारत ने चाइना को स्पष्ट और कड़क संदेश दे दिया है कि अगर चाइना वन इंडिया का सम्मान नहीं करेगा, अगर चाइना अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं मानेगा और वहां के लोगों को स्टेपल्ड वीजा देगा, तो भारत भी वन चाइना का सम्मान करने के लिए किसी भी कीमत पर बाध्य नहीं है। भारत ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी जगह का मनगढ़ंत नाम रख देने से ना तो इतिहास बदलेगा और ना ही भूगोल। दोस्तों, हाल ही के अंदर फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चाइना के विदेश मंत्री वांग यी के बीच में एक बेहद अहम मुलाकात हुई। चाइना की सरकारी मीडिया शिन्हुआ ने अपने प्रोपेगेंडा के तहत एक झूठा दावा किया कि जयशंकर ने कहा है कि ताइवान और तिब्बत के ऊपर भारत का स्टैंड नहीं बदला है और भारत वन चाइना को मानता है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। भारत ने सैद्धांतिक रूप से भले ही चीज़ों को बैलेंस रखा हो, लेकिन प्रैक्टिकली भारत ने चाइना की घेराबंदी शुरू कर दी है। जयशंकर का सीधा संदेश था कि भारत भविष्य की सोच के साथ में संबंध बनाना चाहता है, लेकिन बॉर्डर पर शांति के बिना सामान्य रिश्ते संभव नहीं हैं। भारत का चाइना के साथ में व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर के पार है और अब भारत इस इकोनॉमिक इम्बैलेंस को भी हथियार बना रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत तिब्बत के ऊपर अपना असली वार कैसे कर रहा है? भारत कोई सैन्य हमला नहीं करने वाला है, क्योंकि भारत की नीति किसी भी जमीन को हड़पने की या हथियाने की नहीं है। भारत का ब्रह्मास्त्र कूटनीतिक और सांस्कृतिक है। भारत दलाई लामा और धर्मशाला के अंदर चल रही निर्वासित तिब्बती सरकार यानी कि सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी आज़ादी दे रहा है। जब भारतीय वायुसेना के चौपर दलाई लामा को लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश के तवांग लेकर के जाते हैं तो बीजिंग के अंदर रेड अलर्ट बच जाता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का दलाई लामा को उनके जन्मदिन के ऊपर सरेआम बधाई देना कोई कैजुअल ट्वीट नहीं, ये शी जिनपिंग को एक सीधा मैसेज था कि भारत ने अपना तिब्बतियन कार्ड टेबल पर रख दिया है।
इसके अलावा भारत ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट आयोजित करके दुनिया को बौद्ध धर्म के असली वैश्विक केंद्र के रूप में स्टेब्लिश कर रहा है, ताकि तिब्बत के बौद्धों के ऊपर चाइना के एकाधिकार को हमेशा के लिए तोड़ा जा सके। दोस्तों, चाइना पिछले कई सालों से तिब्बत के बॉर्डर के ऊपर श्याओकांग यानी कि समृद्ध गांव बना रहा है। उसका प्लान है कि इन गांवों के अंदर अपनी सेना को छिपा करके रखे और भारत के ऊपर दबाव बनाए। इसका जवाब मोदी सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से दिया है। अब भारत बॉर्डर के गांवों को खाली नहीं कर रहा है, बल्कि वहां 4G और 5G नेटवर्क्स, ऑल वेदर सड़कें और एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। दोस्तों, लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय सेना की लॉजिस्टिक सप्लाई अब इतनी तेज हो गई है कि PLA को समझ में नहीं आ रहा कि वो इस नए और एग्रेसिव भारत को कैसे हैंडल करे। गलवान के अंदर भारतीय सैनिकों ने जो पराक्रम दिखाया और तवांग में जिस तरह से चाइनीज सैनिकों को खदेड़ा गया, उसने चाइना के अजेय होने के घमंड को चकनाचूर कर दिया है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ हिमालय तक सीमित नहीं है। अब हम चलते हैं ताइवान और दक्षिण चीन सागर की तरफ, जहां भारत ने चाइना की असली दुखती रग को दबाया है। ताइवान दुनिया का सेमीकंडक्टर हब है। दुनिया की 60% से ज़्यादा चिप्स और 90% से ज़्यादा एडवांस माइक्रोचिप्स ताइवान में बनती हैं। चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और इसे डराता रहता है कि वो उस पर सैन्य हमला कर देगा। ताइवान एक जीवंत लोकतंत्र है और चाइना को सबसे बड़ा डर ये है कि अगर मुख्य भूमि से चाइनीज नागरिकों ने ताइवान की तरक्की और आज़ादी देख ली तो चाइना के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बगावत स्टार्ट हो जाएगी। प्रशांत महासागर के अंदर चाइना की नेवी को खुले समंदर के अंदर आने से रोकने के लिए ताइवान फर्स्ट आइलैंड चेन का सबसे अहम हिस्सा है। दोस्तों, भारत ताइवान के साथ कोई फॉर्मल मिलिट्री अलायंस नहीं रखता है, लेकिन भारत का स्टैंड अब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव यानी कि मुखर हो चुका है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार शपथ ली तो ताइवान के राष्ट्रपति ताई चिंग ते ने उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दी थी। पहले के टाइम के अंदर भारत कूटनीतिक डर के मारे ऐसी बधाइयों को इग्नोर किया करता था, लेकिन PM मोदी ने चाइना की परवाह किए बिना सार्वजनिक तौर पर ताइवान के राष्ट्रपति को धन्यवाद ज्ञापित किया और टेक्नोलॉजी साथ ही इकोनॉमी के अंदर पार्टनरशिप बढ़ाने की बात कही। दोस्तों, चाइना आग बबूला हो गया, उसने विरोध दर्ज करवाया, लेकिन भारत ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। भारत अब ताइवान के साथ में आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक घेराबंदी कर रहा है। दोस्तों, ताइवान की बड़ी कंपनियां जैसे कि फॉक्सकॉन और TSMC भारत के अंदर भारी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। भारत सरकार की PLI स्कीम और चाइना +1 पॉलिसी के तहत ग्लोबल सप्लाई चेन को चाइना से निकाल करके भारत में लाया जा रहा है। एप्पल के आईफोन का भारत में मैन्युफैक्चर होना इसका सबसे बड़ा सबूत है। भारत ताइवान की कंपनियों को सब्सिडी देकर के गुजरात और असम के अंदर सेमीकंडक्टर प्लांट लगवा रहा है। इससे ताइवान की चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो रही है और भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। आर्थिक रूप से चाइना को ये सबसे गहरी चोट है। कूटनीतिक स्तर पर भी भारत ने चाइना को सबसे बड़ा झटका दिया है। भारत ने ताइवान की राजधानी ताइपे के अंदर अपने 3 पूर्व सैन्य अफसरों को एक सुरक्षा सम्मेलन के अंदर भेजा। ताइवान के अंदर भारत का कोई भी आधिकारिक दूतावास नहीं है, लेकिन दोस्तों वहां मौजूद ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर अब दूतावास से भी बढ़कर के काम कर रहा है। दिल्ली और चेन्नई के बाद में भारत ने मुंबई में भी ताइवान का तीसरा सेंटर खोलने की मंजूरी दे दी है। ये चाइना के सीने पर सीधे वार करने जैसा है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक बहुत ही घिनौना खेल भी खेला गया है, जिसके बारे में भारतीय मीडिया ने ज़्यादा बातचीत नहीं की है। साल 2024 के अंदर भारत और ताइवान के बीच में एक ऐतिहासिक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसके तहत ये हुआ कि भारत के स्किल्ड कामगार अब ताइवान जाएंगे। ताइवान के अंदर लेबर की कमी है। वो दोस्तों अब तक चाइनीज या फिर दक्षिण पूर्वी एशियाई लेबर के ऊपर डिपेंडेंट था। भारत के जाने से ताइवान की ये निर्भरता खत्म होने वाली थी। दोनों देशों के बीच में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट मजबूत होने वाला था। जैसे ही एग्रीमेंट हुआ, ताइवान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि लाइन और PTT पर अचानक से भारतीयों के खिलाफ एक भयंकर नस्ल भेदी और नफरत भरा प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया। ताइवान की महिलाओं ने ये डर फैलाया कि लाखों भारतीय ताइवान आ रहे हैं, जिससे वहां अपराध और महिलाओं के खिलाफ हिंसा भड़क जाएगी। फर्जी डेटा, मनगढ़ंत खबरें और पुराने वीडियोस को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया।
क्या ताइवान के आम लोग भारत से नफरत करते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ताइवान की खुफिया एजेंसियों और थिंक टैंक्स ने जब इस साइबर हमले की जांच की तो पूरा सच सामने आ गया। जांच में पता चला कि इस पूरी डर्टी साइबर आर्मी के पीछे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बोर्ड्स, उनकी वुमाओ आर्मी और ट्रोल सेंटर्स का हाथ था। चाइना किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता कि भारत और ताइवान के बीच में कोई भी मानवीय और आर्थिक रिश्ता बने। चाइना ने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल ऑपरेशन के जरिए ताइवान के लोगों के दिमाग में भारत की छवि खराब करने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों ताइवान की सरकार और वहां की एजेंसियों ने समय रहते इस चाइनीज प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर दिया और भारत के साथ में अपने समझौते को आगे बढ़ाया। अब दोस्तों हम बात करते हैं उस मास्टरस्ट्रोक की जिसने चाइनीज नेवी को उसी के घर में बंधक बना दिया है। एनएसए अजीत डोभाल की रणनीतिक डिफेंसिव ऑफेंस के ऊपर काम करती है और इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम युद्ध की शुरुआत तो नहीं करेंगे, लेकिन हम युद्ध को दुश्मन के इलाके या उसकी सबसे कमजोर नसों तक लेकर के जाएंगे। दोस्तों चाइना की सबसे बड़ी ताकत उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी एनर्जी सप्लाई है। चाइना का 70 to 80% तेल और व्यापार मलक्का जलडमरूमध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर के गुजरता है। ये समंदर का वो सकरा इलाका है जो भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड के ठीक पास में मौजूद है और यहीं पर एंट्री होती है डबल स्क्वीज थ्योरी की। ये थ्योरी कहती है कि चाइना को सिर्फ हिमालय की पहाड़ियों पर मत रोको, बल्कि उसे समंदर में भी निचोड़ दो। भारत ने अंडमान निकोबार के अंदर अपनी ट्राई सर्विसेज कमांड को इतना ज़्यादा घातक बना दिया है कि युद्ध की स्थिति में भारत मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक करके चाइना को पूरी तरह से इकोनॉमिकली पंगु बना सकता है। चाइना के जहाज़ों को समंदर में ही रोका जा सकता है। इसी घबराहट के अंदर चाइना पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट और म्यांमार के अंदर पोर्ट बना रहा है, लेकिन समंदर का सिकंदर आज भी भारतीय नौसेना ही है और इस घेराबंदी को पूरा किया है ब्रह्मोस मिसाइल ने। दोस्तों दक्षिण चीन सागर के अंदर चाइना हमेशा से अपने पड़ोसियों जैसे कि फिलीपींस और वियतनाम को अपनी मिसाइल की धौंस दिखाता है, लेकिन भारत ने फिलीपींस को अपनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें एक्सपोर्ट की हैं। ध्वनि की गति से 3 गुना तेज चलने वाली इस मिसाइल को रोक पाना चाइना के किसी भी डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं है। अब दोस्तों फिलीपींस ने इन मिसाइलों को चाइना की तरफ मुंह करके तैनात भी कर दिया है। भारत ने बिना कोई अपनी फौज भेजे सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी और हथियारों के दम पर चाइना को उसी के बैकयार्ड में काउंटर कर दिया है। इसे कहते हैं असली स्ट्रेटेजिक डेटरेंस। दोस्तों भारत क्वाड के जरिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के इंडो पैसिफिक के अंदर फ्री एंड ओपन नेविगेशन सुनिश्चित कर रहा है, जिससे चाइना का एकाधिकार टूट रहा है। अब दोस्तों इससे आप ये समझ सकते हैं कि इसे आम आदमी को क्या लेना देना है। चाइना से जो कुछ विवाद चल रहा है या जिस पे हमारी पॉलिसीज लागू हो रही हैं, उससे क्या एक आम इंसान के ऊपर भी कुछ फर्क पड़ रहा है। तो दोस्तों एक टाइम था जब हम चाइनीज सामानों से भरे पड़े थे, हमारी इकोनॉमी चाइना के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट थी, लेकिन आज भारत एक मल्टीपोलर एशिया की बात कर रहा है। चाइना का सपना यूनिपोलर एशिया यानी कि पूरे एशिया पर सिर्फ एक बॉस हो और वो बीजिंग। लेकिन दोस्तों भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि एशिया तब तक मल्टीपोलर नहीं हो सकता है जब तक भारत मजबूती से खड़ा नहीं होता। आज चाइना अपने इतिहास के सबसे बुरे रियल एस्टेट संकट से जूझ रहा है। वहां बेरोजगारी चरम पर है, विदेशी निवेशक चाइना को छोड़ करके भाग रहे हैं, उनकी डेमोग्राफी तेजी के साथ में बूढ़ी हो रही है। इसके उलट भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, हमारे पास में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है और ग्लोबल सप्लाई चेन का हम एक नया विकल्प बन रहे हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक सोची समझी ग्रैंड स्ट्रेटजी है। चाइना नेपाल जैसे छोटे देशों पर तो दबाव बना रहा है, वो उसकी ताकत का नहीं बल्कि उसकी अंदरूनी हताशा का प्रतीक है। चाइना को डर है कि कहीं ग्लोबल साउथ का नेतृत्व उसके हाथों से निकल करके पूरी तरह से भारत के पास में ना चला जाए। भारत ने चाइना के खिलाफ एक ऐसा साइलेंट ट्रैप तैयार किया है जिसमें फंसा चाइना अब छटपटा रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर चाइना एलएसी के ऊपर स्टेटस को बदलने की कोशिश करेगा तो भारत ताइवान और तिब्बत की दुखती रग को जोर से दबा देगा। दोस्तों ये टिट फॉर टैट यानी जैसे कि वो तैसा वाली भारतीय कूटनीति है। अब दोस्तों इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है, अपनी बात जरूर रखें। नमस्कार दोस्तों।